एफिड्रा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी हम पार्ट पढ़ चुके थे, केवल हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना था। तो आज हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एफिड्रा। रिवीजन के तौर पे सिर्फ आप ये याद रख लीजिए कि मैं रिवीजन करा दे, मतलब रिवीजन के तौर पे आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ एफिड्रा होती है वो नोडल एंड इंटरनोडल रीजन में डिविजिबल रहती है, और नोडल रीजन पर स्केली लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और नोटिस करने वाली है कि जो स्केली लीव्स हैं बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती है। एमसीक्यूज इससे अच्छा बन सकता है, इसलिए रिमाइंड करा रही थी। नाउ मूव्स ऑन रिप्रोडक्शन इन एफिड्रा। रिप्रोडक्शन इन एफिड्रा की बात करें तो जैसे कि हमने साइकस और पाइनस में पढ़ा था कि साइकस में दोनों सेक्शुअल एंड वेजिटेटिव बोथ रिप्रोडक्शन पाए जा रहे थे, जबकि एफिड्रा के केस में क्या है कि ओनली एंड ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी जैसे कि पाइनस में हो रहा था। इसके अलावा एफिड्रा के केस की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली डायोशियस प्लांट्स होते हैं। डायोशियस एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन दैट मीन्स कि इसमें दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। यहाँ पे फ़र्क बात क्या है जो साइकस और पाइनस से या अब तक की जो आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े उनसे फ़र्क बात ये है कि इसमें जो फ्लावर्स जो कोन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कोन ना कह करके या तो कंपाउंड स्ट्रोबेलाई कहते हैं या फिर फीमेल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, फ्लावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे एसेसरी स्ट्रक्चर इनके स्ट्रोबेलास में देखे गए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे एसेसरी स्ट्रक्चर देखे गए जिनकी रिसेम्बलेंस काफ़ी कुछ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर से मिलती जुलती थी। ठीक है, और वो एसेसरी स्ट्रक्चर्स क्या थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनको कहते हैं ब्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, वो बेसिकली पेयर्ड फॉर्म में रहती थी, जिसकी वजह से इन्हें अब कोन ना कह करके फीमेल फ्लावर या फिर मेल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा वाला स्पोर मेगा स्पोर अगर लेगा, मेगा स्पोर कंटेन करता है तो उसको फीमेल फ्लावर कहेंगे, अगर माइक्रोस्पोर कंटेन करता है दैट मीन्स वो मेल फ्लावर होगा। अब बात आती है मेल स्ट्रॉबिलस की। सबसे पहले हम मेल स्ट्रॉबिलस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए काफ़ी है कि नोडल रीजन में जो स्केली लीव्स होते हैं उनके एक्सिल पर ये जैसे दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, उनके एक्सिल पर ये मेल फ्लावर्स लगे रहते हैं। अब अगर, और वो भी कैसे होंगे, क्लस्टर में होंगे। ठीक है, अब एक मेल फ्लावर को या मेल स्ट्रॉबिलस को अगर हम निकाल करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होगी जो आपको एल एस कट करने पर ही दिखाई पड़ेगी। मेन एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिस पे 2 से लेकर के 12 तक की ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं आपको ये हो सकते हैं, इनको ही ब्रैक्ट्स कहते हैं। खासियत ये होती है कि जो बेस के दो से या जो बेसल पार्ट में जो ब्रैक्ट्स होती हैं वो स्टराइल होती हैं, बाकी सारी की सारी फर्टाइल होती है, और हर एक ब्रैक्ट में एक मेल फ्लावर होगा। अब जब एक ब्रैक्ट को हम निकाल करके देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सिंपल ब्रॉडर स्ट्रक्चर होता है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं, जो कि कवर्ड बाय अ सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको पेरियंथ बोल रहे हैं, और उस पर एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्टॉक होती है उसको माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। इस स्टॉक को माइक्रोस्पोरेंजियोफोर भी कह सकते हैं, और ये जो कि बियर करती है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये हूबहू बिल्कुल काफ़ी कुछ मिलता जुलता है एक मोनोकॉट का। अगर मोनोकॉट का स्टेमन उठा करके देखें, एंड्रोशियम की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो इसमें डबल लेयर या 2 वॉल लेयर्स होती हैं, आउटर वॉल लेयर, इनर वॉल लेयर एंड फॉलोड बाय इनर लेयर अ सिंपल न्यूट्रिटिव लेयर इज प्रेजेंट कॉल्ड टैपिटम लेयर। ठीक है, उसे टैपिटम बोलते हैं, और जिसमें कि नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी ये माइक्रोस्पोर्स, जब ये माइक्रोस्पोर्स और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये हेप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट सिंपल है, यूस्पोरेंजियट टाइप होता है, कई बार बता चुकी हूँ। ये यूस्पोरेंजियट टाइप ऑफ डेवलपमेंट का मतलब भी हुआ कि ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से
इसका डेवलपमेंट हो रहा है, किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। यानी कि ये जो स्टॉक्ड स्ट्रक्चर अभी तक हम देख रहे थे, जो कई सारे स्टॉक्ड स्ट्रक्चर मिल करके कोन बना रहे थे, कोन नहीं सॉरी स्ट्रोबिलस। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, स्टार्ट विद ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल विच आर पेरिक्लाइनली डिवाइड। पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से एक आउटर लेयर बनती है, एक इनर लेयर बनती है। जो आउटर लेयर होती है उसे प्राइमरी वॉल सेल बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसे स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। प्राइमरी वॉल सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होता है, स्पोरोजिनस सेल में अगेन डिवाइडेड बाय 2 डिवीजन, जिसकी वजह से एक डिवीजन से मिडिल वॉल लेयर बनती है, नेक्स्ट डिवीजन से स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं, और दूसरी जो लेयर बनती है वो टैपेटम लेयर बनती है। जो स्पोरोजिनस सेल्स बनती है, स्पोरोजिनस लेयर बनती है, वो उसकी हर एक सेल अपने अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, जिसमें कि फर्दर मियोसिस होती है या रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन से फिर फर्दर ये माइक्रोस्पोर बना लेती है। अगर एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखें तो उसका कुछ स्ट्रक्चर एक एलिप्टिकल शेप का होता है, और सिंपल माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जैसे और नॉर्मल में होता है कि एक्साइन डबल वॉल लेयर से कवर्ड रहती है, वैसे ही एक्साइन होगी, इंटाइन होगी, एंड इट इज़ अ यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बिकॉज रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। तो दैट मीन्स कि जो भी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे उनकी प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन तो बन गया, लेकिन ये पॉलन ग्रेन यहीं पर जाकर के डिस्पर्जल इनका नहीं होता है। इसके बाद ये वेट करते हैं कि इनसे जब तक कि 5 सेल स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है तब तक ये वेट करते हैं। तो ये जो 5 सेल स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की बात करें, यही मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होती है। इसमें सिंपल पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक स्मॉलर प्रोथैलियल सेल बनती है, दूसरी लार्जर आउटर सेल बनती है। ये जो स्मॉल प्रोथैलियल सेल होती है वो अगेन डिवाइड होकर के सिंपल एक प्रोथैलियल सेल में तो फिर से डिवीजन होता नहीं है। ये जो आउटर सेल होती है ये डिवाइड होकर के एक सेकेंड प्रोथैलियल सेल बनाएगी, दूसरी एंथ्रीडियल सेल बनाएगी। इस एंथ्रीडियल सेल में अगेन डिवीजन होता है, जैसे फर्स्ट प्रोथैलियल सेल, सेकेंड प्रोथैलियल सेल जिसमें डिवीजन अब नहीं होना था, ये तो ऑलरेडी बनी ही हुई थी। ये जो एंथ्रीडियल सेल होती है वो डिवाइड होकर के स्मॉल जनरेटिव सेल बनाती है एंड लार्ज ट्यूब सेल बनाती है। ये जो जनरेटिव सेल होती है इनमें भी अभी डिवीजन नहीं होगा ट्यूब सेल में, ये जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करती है तब इसका न्यूक्लियस मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल जनरेटिव सेल होती है ये अगेन डिवाइड होकर के एक स्टॉक सेल बनाती है और एक बॉडी सेल बनाती है। तो टोटली ये 5 सेल स्ट्रक्चर बना लेता है। खासियत क्या है कि ये जो स्टॉक सेल और बॉडी सेल होती है ये देखने में लगती हैं कि एक ही सेल से, एक ही थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है, बट एक्चुअल में ये 2 सेल्स होती हैं। इस तरह से ये 5 सेल स्टेज में जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुँचता है इसके बाद इसका डिस्पर्जन स्टार्ट हो जाता है, ये शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब ये शेड ऑफ होकर के कहाँ पहुँच रहे हैं, ओव्यूल के पास पहुँचते हैं। ठीक है, और ओव्यूल में फिर जैसा प्रोसेस होता है वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है फीमेल स्ट्रोबिलस की। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिलस की बात करें तो इसमें भी सेम मेल स्ट्रोबिलाई की तरह ही, कंपाउंड स्ट्रोबिलाई की तरह ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कहाँ पे होंगे, नोडल रीजन पे होंगे, क्लस्टर में होंगे। और जब एक फीमेल स्ट्रोबिलाई को स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें लीफी स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि अपोजिट डिकॉजिट मैनर में अरेंज रहते हैं। अंतर केवल मेल स्ट्रोबिलाई से ये रहता है कि उसमें सारी की सारी केवल बेस की 2 थी जो स्टेराइल थी, बाकी सारी फर्टाइल थी। यहाँ पे क्या होती है, अपर मोस्ट 2 होती हैं ब्रैक्ट्स वो फर्टाइल होती हैं, बाकी सारी की सारी ये जितनी होंगी वो सारी की सारी और ब्रैक्ट्स आर स्टेराइल। ठीक है, एक्सेप्ट 2-1। ठीक है, जिसमें से केवल एक ही सर्वाइव करता है, बाकी केवल एक ही सर्वाइव करेगा लास्ट एंड तक। यहाँ पे अगर एक बार एलएस का स्ट्रक्चर देखें तो वही एक शॉर्ट स्टॉक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जिसमें जो कि ब्रैक्ट से कवर्ड रहता है, जिसमें कि 2 ओव्यूल्स होंगे। एक पर्टिकुलर ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का है। पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस प्रेजेंट होता है जो कि कवर्ड होता है इंटेगुमेंट से। वो इंटेगुमेंट कैसी है, यूनिटैगमिक है, मतलब कि सिंगल इंटेगुमेंट होती है, बट वो डिविजिबल होती है इनटू 2 लेयर्स। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है उसे आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं। स्क्लीरोटा वही सिंपल है,
सार्कोटेस्ट आप बोलते हैं। एंड अगेन अगेन मिडिल, लेकिन जैसे अब तक आप पढ़ रहे थे इंटेगुमेंट में मिडिल आपको दिखती थी कि मिडिल स्टोनी लेयर होती, देन इनर इंटेगुमेंट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मिडल वन में डिविजिबल हो। यहाँ पे क्या होता है कि इनर इंटेगुमेंट ही एक्सटेंड होकर के, देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लंबी है, एक्सटेंड होकर के माइक्रोपैला रीजन बना लेती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एफिड्रा में ही डीपेस्ट पॉलिन चेम्बर पाया जाता है। देख सकते हो आप कितना लंबा है, ठीक है। ये लेंथ वाइज अगर देखें तो डीपेस्ट पॉलन चेम्बर डेवलप होता है, और ये बना किससे है, इनर एंटेगुमेंट से। इनर एंटेगुमेंट की एक और खासियत होती है कि न्यूसेलस रीजन से हाफ बेसल पोर्शन में न्यूसेलस रीजन से अटैच रहता है, जबकि अबव हाफ पोर्शन इसका फ्री रहता है। देख लें ये वाला, ठीक है। और बाकी अगर न्यूसेलस की बात करें, मतलब ओविल की बात करें, तो इसमें दो और रीजन होते हैं जिन्हें स्टोरेज रीजन और हॉस्टोरियल रीजन कहते हैं। अब इस ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ कैसे है वो देख लेते हैं। आर्चिस्पोरियल इनिशियल की तरह सेल बिहेव करने लगती है, कहाँ की, न्यूसेलस सेल। वो सिंपल ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसकी वजह से आउटर पैराइटल सेल बनती है, जो कि रिपीटेडली बार बार डिवाइड करके कई सारी सेल्स बना लेती है। और दूसरी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो इनर सेल बनती है, वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, जिसमें वापस रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है। लीनियर टेट्राड बनाते हैं जिसमें से 3 डी जनरेट हो जाती है। केवल एक सिंगल सेल बचती है, वो फंक्शन करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब बात करते हैं कि इसी मेगास्पोर मदर सेल से फर्दर हमें फीमेल गोमेटोफाइट मिलेगा। ये मेगास्पोर मदर सेल पहले अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ में ही एक सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म हो जाती है, जिसमें फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है इस स्ट्रक्चर में, और उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन जैसे होना शुरू होता है, ये वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है। और ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन वो हमेशा पेरीफेरी टू सेंटर होता है। इस तरह से एक एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। ये इस एंडोस्पर्मिक जब सेल वॉल फॉर्म हो चुकी है, तो उसमें दो रीजन्स अलग से एकदम दिखाई पड़ने लगते हैं। वो दो रीज़न कौन से हैं कि एक जो माइक्रोपैलर एंड की तरफ होता है उसे माइक्रोपैलर रीजन कहते हैं, एंड द सेकेंड रीजन इज एंटीपोडल रीजन, जिसमें फर्दर एंटीपोडल रीजन में डिवीजन होता है, जो डिवाइड होकर के एक स्टोरेज पार्ट बना लेता है और दूसरा बेसल हॉस्टोरियल रीजन बना लेता है। हॉस्टोरियल रीजन इसका काम क्या है, ये सिंपल न्यूट्रिशन का काम करेगा। बात आती है कि आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ। न्यूसेलस की ही कोई सेल बिहेव करने लगती है आर्चिगोनियल इनिशियल सेल की तरह, और सिंपल ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक प्राइमरी नेक्स्ट सेल बनती है, दूसरी इनर सेंट्रल सेल बनेगी। नेक्स्ट सेल में कई बार डिवीजन होकर के 8 और मोर सेल्स बना सकती है, जिसे नेक सेल्स कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें भी नेक कैनाल सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इनर सेल की अगर हम बात करें, जो इनर सेंट्रल सेल थी वो अगेन डिवाइड होकर के एक वेंट्रोकैनाल न्यूक्लियस बनाती है, या दैट मीन्स कि वीसीसी इसमें भी एब्सेंट है, और दूसरी एग सेल बनाती है। ये यहाँ पे इतना आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हो गया। अभी क्या है, हमारा जो 5 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन था, और 5 सेल्ड स्टेज में जो हमारा पॉलन ग्रेन था वो अब डिस्पर्स हो चुका है, शेड ऑफ हो चुका है। वो क्या करता है कि वो पॉलिनेशन, और इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, एनिमोफिलस होता है, दैट मीन्स कि बाय विंड अभी वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे ही आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि माइक्रोपैलर रीजन से कुछ स्टिकी सब्सटेंस ऊज आउट होता है, जिसकी वजह से जो पॉलन फ्लोट कर रहे हैं विंड में वो आकर के इस पर ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होकर के वापस ये सक करता है, वापस ये जो स्टिकी सब्सटेंस था सकिंग इवेंट होता है, जिसकी वजह से आर्चिगोनिया जहाँ पे एक्सेल ऑलरेडी डेवलप है वहाँ पर ये मेल न्यूक्लियस या पॉलन ग्रेन क्या है जो 5 सेल्ड स्टेज में वो पहुँच जाता है। पॉलन चेम्बर में कुछ समय तक रहता है, देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का सिंपल वही कि चूँकि जो ट्यूब न्यूक्लियस में जो बॉडी सेल होती है वो यहाँ पर डिवाइड करती है, डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है। इस तरह से 4 न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस तो 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एंटर करता है पॉलन चेम्बर के थ्रू आर्चिगोनिया से, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करता है।
सिंपल है कि पॉलिनेशन इसमें एनिमोफिलस है बाय विंड। ठीक है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया था कि एग न्यूक्लियस बन चुका है आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट। एग न्यूक्लियस बन जाता है, इसके बाद क्या होता है कि न्यूसेलस के ही आसपास की यहाँ की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, न्यूसेलस के आसपास की सेल, यहाँ की सेल, वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के जैकेट इनिशियल या जैकेट सेल्स बना लेती हैं आर्चिगोनिया के अराउंड। ठीक है, दूसरी बात है, जब अभी क्या है कि इतना डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का हो चुका है। पॉलिनेशन पर वापस आते कि जो 5 सेल स्ट्रक्चर के पॉलन ग्रेन थे, 5 सेल स्टेज वाले पॉलन ग्रेन थे, उनमें पॉलिनेशन स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि वो बर्स्ट आउट होते हैं या फिर ये क्या है कि डिस्पर्जल होता है। डिस्पर्जल होने की वजह से इसमें जो पॉलिनेशन है, पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। इसमें जो पॉलिनेशन है वो कैसा है, एनिमोफिलस। दैट मीन्स कि बाय विंड, जैसा कि सभी नॉर्मल एंजियोस्पर्म्स में होता है। फिर इसके बाद जैसे ही ये अभी इधर फ्लोट कर रहा है, साथ में फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, इस वक्त एक स्टिकी सब्सटेंस यूज आउट करता है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स, ये 5 सेल्ड वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद ये जितना भी सब्सटेंस होता है, ये जो पॉलन ड्रॉप होती है, ये सक होकर के अंदर पहुँच जाती है और इस तरह से वो पॉलन चेम्बर में आ करके पॉलन ग्रेन टिक जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या, एक सिंपल डिवीजन होता है, बॉडी सेल जो थी उसमें डिवीजन होता है और 2 मेल गैमीट्स बना लेते हैं इस तरह से, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से 4 न्यूक्लियस, 2 मेल न्यूक्लियस हो गए, एक स्टॉक सेल का न्यूक्लियस हो गया और एक ट्यूब न्यूक्लियस, ये एंटर करते हैं एग सेल के पास, एंटर करते हैं आर्चिगोनिया में। ठीक है, वहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे चूँकि 4 न्यूक्लियस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये इन चारों में एक कैपेबिलिटी है कि एग के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जा रही है। एनीवेज, पॉलीएम्ब्रियोनी से भी पहले हम बात करें कि सिंपल है कि कोई भी मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर जाता है एग से और फॉर्म करेगा हमारा जाइगोट। ठीक है, इस तरह से जाइगोट या ऊस्पोर फॉर्म हो जाता है। ये जाइगोट अगेन, अब एम्ब्रियोजन की बात करें, जाइगोट फर्दर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सिंपल डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, पहले 8 न्यूक्लियाई बनते हैं और धीरे धीरे, और ये जो 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, ये इसी को प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। हर सेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड करके सस्पेंसर सेल बनाएगी। ठीक है, ये सस्पेंसर सेल अगेन डिवाइड होती है और एक सेल तो डीजेनरेट हो जाती है, जो दूसरी वाली है वो एम्ब्रियोनल इनिशियल की तरह बिहेव करती है और वापस मैच्योर सस्पेंसर सेल बनाएगी और एम्ब्रियो की सेल्स बनाती हैं। फर्दर ये प्रॉपर एक एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है, जो कि आगे चल करके 2 कॉटिलिडन वाला सीड बनाएगा। ठीक है, और सीड का जर्मिनेशन कैसा है, यहाँ पे जैसे हमने पाइनस में पढ़ा था, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी एपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि जो हाइपोकोटाइल रीजन होता है सीड का, वो ज़्यादा एलोंगेट करता है, जर्मिनेट करता है और फर्दर ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेता है, जबकि जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। ओके, थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट एफिड्रा।